प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था एक रिलेशनशिप कैसे स्थापित होता है इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ के बीच में। इसको हमने पार्ट वन में दो तरीके से देखा है। एक हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, जिसमें हमने सबसे पहले जाना था ड्यूलिस्टिक अप्रोच, सेकंड हमने देखा था मोनिस्टिक, और थर्ड हमने देखा था मॉडिफाइड ड्यूलिस्टिक। सो ड्यूलिस्टिक में हमने सबसे पहले ये जाना था कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ दोनों एक अलग स्फीयर में काम करते हैं। उसका एक ग्राउंड रखा था हम लोग ने, जिसमें हमने ये देखा था कि जो लॉ होता है इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ, उसका जो क्रिएशन होता है, इनैक्टमेंट होता है, वो एक अलग तरीके से होता है। जैसे कि अगर आप जानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में जो लॉ बनाते बेसिकली वो स्टेट्स होते हैं, और वहाँ पे कंसेंट सभी स्टेट्स की चाहिए होती है, या एक कह लीजिए मेजॉरिटी चाहिए रहती है। लेकिन अगर हम म्युनिसिपल लॉ की बात करें तो सबसे पहले हर एक कंट्री का अपना एक तरीका होता है लॉ क्रिएट करने का। सो अगर इंडिया का माने तो वहाँ पे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के इनैक्टमेंट से एक लॉ लेजिस्लेशन तैयार होता है। तो जब दो स्पीयर में अपने अपने तरीके से लॉ बनता है, तो ये ड्यूलिस्टिक अप्रोच कहता है कि इसीलिए हम मानेंगे कि अगर इंटरनेशनल लॉ बन गया तो उसको एक म्युनिसिपल लॉ के फॉर्म में आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, इन्फोर्स कराना पड़ेगा। ओके, म्यूनिस्टिक में ये जाना कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ एक ही है। ऐसा नहीं है कि आपको इंटरनेशनल लॉ बन गया तो अब आपको म्युनिसिपल लॉ भी उसका बनाना है। वंस इंटरनेशनल लॉ इज क्रिएटेड, वो मान लिया जाएगा इट्स अ पार्ट ऑफ म्युनिसिपल लॉ। तो इसमें हमने दो बेसिस देखे थे, एक लॉटर पैक का देखा था, एक कैल्सन का देखा था। सो जो लॉटर पैक का था वो बेसिकली एक एथिकल पोजीशन रखते थे, और कैल्सन हमारा फॉर्मिस्टिक लॉजिस्टिक रखता था। तो अकॉर्डिंग टू लॉटर पैक उन्होंने ये बताया था कि एक लॉ का मतलब क्या होता है, एक लॉ का काम क्या होता है, टू सर्व ऑल द ह्यूमन बींग्स, एक वेलबींग ऑफ द ह्यूमन चाहिए। ठीक है, तो वो इंटरनेशनल लॉ के थ्रू अचीव हो सकता है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो ह्यूमन राइट्स हो गया, टेररिज्म के अगेंस्ट प्रोटेक्शन हो गया, इन्वायरमेंट बेसिस हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ इंटरनेशनल लॉ कवर करता है। तो इसीलिए उनने बोला कि सुप्रीमेसी ऑफ इंटरनेशनल लॉ ही माना जाएगा, और उसी के थ्रू हम लोग ये मानेंगे कि वो म्युनिसिपल लॉ पे भी काम कर रहा है। ठीक है, कैल्सन का पोजीशन था कि उनका ये मानना था कि जो लॉ है उसका एक काम क्या होता है, एक व्यवस्था बनानी होती है। ठीक है, तो वो व्यवस्था बेसिकली कह रहे, उनका हिसाब से ये था कि आप लोग ने उनकी एक थ्योरी सुनी होगी जिसमें उन्होंने बोला होगा कि ग्रैंड नॉर्म एक सुप्रीम लॉ है। ठीक है, तो उनने उनके हिसाब से जो इंटरनेशनल लॉ वही एक ग्रैंड नॉर्म है, वही वैलिडेट बेसिकली म्युनिसिपल लॉ को करता है। ठीक है, तो ये हम नहीं देखेंगे कि जो दो स्पीयर है इंटरनेशनल लॉ का और म्युनिसिपल लॉ का वो अलग है, वो एक ही है। ठीक है, तो आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है एक म्युनिसिपल लेजिस्लेशन। ठीक है, ताकि आप इम्प्लीमेंट करा सके इंटरनेशनल लॉ, जो आपने ऑब्लिगेशन या अग्रीमेंट लिया या इंटरनेशनल कोर्ट का कोई डिसीजन आया। ओके, सो लास्ट थ्योरी हमने देखी थी मॉडिफाइड ड्यूलिस्टिक थ्योरी। उसमें हमने ये जाना था जो इसके सपोर्टर थे वो बेसिकली क्रिटिसाइज करते थे मोनिस्टिक को ऑन द ग्राउंड ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, जो भी लॉर्डर पैक और कैल्सन ने बोला था, और उनका ग्राउंड रखा था कि सुप्रीम होगा इंटरनेशनल लॉ, और इसलिए हमको म्युनिसिपल लॉ की जरूरत नहीं है, वो वैलिडेट कर सकता है उसको। तो इसी ग्राउंड को क्रिटिसाइज करने के लिए मॉडिफाइड ड्यूलिस्टिक अप्रोच बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमने जाना था सेकेंड रिलेशनशिप, कि कैसे इंटरनेशनल लॉ परसीव करता है म्युनिसिपल लॉ को। ठीक है, किस नजरिए से इंटरनेशनल लॉ एक म्युनिसिपल लॉ को देखता है। सो हमने इसमें जाना था कि अगर मान लीजिए कोई स्टेट है, कंट्री है, वो एक बार इंटरनेशनल लॉ को रेक्टिफाई कर देता है, तो क्या इंटरनल लॉ का एक्सक्यूज लेके ये कह सकता है वो स्टेट की हम इंटरनेशनल लॉ जो अभी रेक्टिफाई किया है वो हम इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वेना कन्वेंशन के कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे, उसके थ्रू हमने ये जाना था कि वेना कन्वेंशन खुद में ये कहता है कि इंटरनल रूल्स का आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते हो। साथ ही में हमने ये देखा था कि इंटरनेशनल लॉ को फर्क नहीं पड़ता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो रेक्टिफाई किया है, उनको अथॉरिटी थी कि नहीं थी। भले वो म्युनिसिपल लॉ की नज़र में गलत था, लेकिन इंटरनेशनल लॉ की नज़र में वो वैलिड था, लॉफुल था। ठीक है, सेकेंड पार्ट के इसी रिलेशनशिप में हमने ये भी जाना था कि इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ को क्यों देखेगा, और भी क्या जान सकता है उसके बारे में। तो इसमें यह देखा था कि जैसे मान लीजिए पॉलिसी मेकिंग है एक म्युनिसिपल कंट्री की। ठीक है,
म्युनिसिपल लेजिस्लेशन में, ठीक है, तो वो इंटरनेशनल लॉ उसको पढ़ेगा, इंटरप्रेट करेगा और ये जानेगा कि क्या ये जो लेजिस्लेशन है या जो पॉलिसी बनने वाली है वो क्या इंटरनेशनल लॉ को कंप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। सो इस पर्पज से भी इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ को देखता है और पढ़ने की कोशिश करता है कि उसका कंप्लायंस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सो इस लेक्चर में जो पार्ट 2 है लेक्चर 4 का, इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कैसे एक इंटरनेशनल लॉ इम्प्लीमेंट होता है किसी भी डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एंड वन मोर अनाउंसमेंट, अगर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज हमारे चैनल का एड्रेस है। इस लेक्चर से रिलेटेड आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। फर्दर जिसको मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर को ज्वाइन कर सकता है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सो हम देख रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बट इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। इसमें हम लोग डॉक्ट्रिन देखेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देन हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में क्या है, हम लोग देखेंगे प्रोविजंस। प्रोविजंस कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे डीपीएसपी, पार्ट 4 में आपको पता है मिलता है। इसमें आर्टिकल 51 देखेंगे, साथ में इसके साथ पढ़ेंगे 37। फिर हम लोग देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप विद रेस्पेक्ट टू लेजिस्लेशन। आप लोग बताइए कमेंट करके कौन से पार्ट में है। इसमें हम लोग आर्टिकल 253 पढ़ेंगे। फिर देन हम लोग देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ओवर यूनियन। इसमें आर्टिकल 73 आता है। इसमें हम लोग आर्टिकल 253 एंड 73 को एक साथ पढ़ेंगे। फिर फाइनली हम लोग लैंडमार्क जजमेंट्स देखेंगे। इसमें ये देखेंगे कि जो प्रोविजंस हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो कैसे सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है और उसी के आधार पे कौन सा हम लोग डॉक्ट्रिन एक्चुअल में यूटिलाइज करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो अगर डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो मान लीजिए कि एक कोई कंट्री है जिसने इंटरनेशनल लॉ को रेक्टिफाई कर दिया है। अब उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया है कि वो उसको इम्प्लीमेंट कराएगा। इम्प्लीमेंट कराने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है। या तो जब रेक्टिफाई किया है तभी वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाए, या फिर उसको एक म्युनिसिपल लॉ के एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। सो ट्रांसफॉर्मेशन इसी की बात करते हैं कि हमको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इंटरनेशनल लॉ को ट्रांसफॉर्म करना है म्युनिसिपल लॉ में, ठीक है। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है इंटरनेशनल लॉ का म्युनिसिपल लॉ में तो उसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसमें अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो लॉ ऑफ द लैंड है वो पार्लियामेंट बनाने की पावर रखता है। तो बेसिकली आपको जो भी तरीका पता है कि एक मेजोरिटी के थ्रू बिल पास होता है, लोकसभा राज्यसभा इंट्रोड्यूस होके, ठीक है, और उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए होता है, उसी के बाद लॉ ऑफ द लैंड बनता है। सो इसी तरह डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में बोला गया है कि जो भी कंट्री का लॉ मेकिंग प्रोसीजर है, मशीनरी है, उसी के थ्रू आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा म्युनिसिपल लॉ में। इसमें कौन से देश आते हैं, तो कॉमनवेल्थ नेशन आते हैं जहाँ पे कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे इंग्लैंड हो गया आपका, ठीक है, इंडिया भी इसी में फॉल करता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके। सेकंड है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये कहता है कि वंस रेक्टिफाइड ऑटोमेटिकली आपका जो ये इंटरनेशनल लॉ है वो म्युनिसिपल लॉ ही माना जाएगा। सो इस डॉक्ट्रिन को कौन से नेशन फॉलो करते हैं, तो वो है सिविल लॉ नेशंस। इसमें आपका अमेरिका आता है, ठीक है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर आप रेक्टिफाई कर चुके हैं तो वो ऑटोमेटिकली पार्ट ऑफ म्युनिसिपल लॉ ही माना जाएगा, जैसे कि आपका खुद का लॉ ऑफ द लैंड है। सो इस डॉक्ट्रिन का जो क्रक्स है वो समझाने के बस इतना ही है कि कब एक इंटरनेशनल लॉ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है। सो अगर डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो वो तभी लॉ ऑफ द लैंड बन जाएगा जब रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो रेक्टिफाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में लॉ ऑफ द लैंड कब बनेगा, जब हम लोग इनैक्टमेंट मशीनरी का प्रोसेस फॉलो करेंगे, तभी वो इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ या कह दी लॉ ऑफ द लैंड बनेगा। बस इतना ही था क्रक्स है इस डॉक्ट्रिन का समझने का। सो नेक्स्ट चलते हैं अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम पे। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में क्या है, 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 कॉन्स्टि
कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से हमारा मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका आर्टिकल 51। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्लॉज पहले पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 51 है, द स्टेट शैल एंडेवर टू, क्लॉज सी पढ़ते हैं, द स्टेट शैल एंडेवर टू फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन। एंड डी है क्लॉज, encourage settlement of international dispute by arbitration। सो आर्टिकल 51 की अगर बात करें तो ये सबसे पहले हम जानते हैं कि ये डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो स्टेट की जो पॉलिसी होगी उसका वन ऑफ द प्रिंसिपल है ये, ठीक है, कि हमको रिस्पेक्ट करना है इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी ऑब्लिगेशंस का। तो हम उसको किसकी तरह कर सकते हैं, जब इम्प्लीमेंट करेंगे उसको इन्फोर्स में लाएंगे, ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल 51 है ये खुद में भी ये कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर। तो अगर एंडेवर को अगर पढ़ें तो आप एक समझ लीजिए कि एक तरह से सॉफ्ट मैंडेट है, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है स्टेट के ऊपर, कोशिश कर सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ अगर नहीं हो पा रहा है तो नहीं करेगा, मतलब वो इंटरनल रूल का बहाना ले सकता है, एक्सक्यूज ले सकता है, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल क्या देखेगा, वो ये नहीं देखेगा वियना कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कि इंटरनल रूल्स क्या कहता है, उसको वो इम्प्लीमेंट कराना है तो कराना है, ठीक है। ये उसका नजरिया है, पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल लॉ का। सो अब हम नेक्स्ट जाते हैं आर्टिकल 53 पे। सो आर्टिकल अगर 253 पढ़ें तो इसमें क्या बोला हुआ है, notwithstanding anything in the foregoing provision of this chapter, Parliament has the power to make any law for whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement, convention with any other country or countries or any decisions made at the international conference, association and other body। So यहाँ पे यही बात बोली गई है कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन जो कि ट्रीटी में हो, ठीक है, या अग्रीमेंट में हो, या फिर कोई इंटरनेशनल डिसीजन आया है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी लॉ बनाने की पावर है, लेजिस्लेशन जो बनाएगा वो पार्लियामेंट ही बना सकता है, ठीक है। तो यहीं पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है या कैबिनेट मिनिस्टर है वो कैसे स्टेट को रिप्रेजेंट करके उस लॉ, इंटरनेशनल लॉ को रेक्टिफाई कर देता है, ये पावर उनको कहाँ से मिलती है। तो इसका आंसर है आपका आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 क्या बताता है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। तो यहाँ पे आप पढ़िएगा, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शेल एक्सटेंड टू द मैटर्स विद रेस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज। तो हमने यहाँ क्या देखा है, हमने देखा कि 253 क्या बोल रहा है कि जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, जो कि ट्रीटी या अग्रीमेंट या इंटरनेशनल डिसीजन है उस पर पार्लियामेंट बना सकता है, और पार्लियामेंट जो लॉ बना सकता है बेसिकली एग्जीक्यूटिव भी उसको बना सकता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए वैसे कि अगर आर्टिकल 73 लग रहा है, ठीक है, और 253 लग रहा है तो क्या होगा। तो आप ये मानिए कि अगर 73 लगेगा तो हम डॉक्ट्रिन कौन सी फॉलो करेंगे, इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, और अगर 253 है तो ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे ये जानना एसेंशियल हो जाता है, ठीक है। अगर हम लिटरल मीनिंग पे जाएं फिर हम देखते हैं कि वो कौन से मैटर्स है जिसपे एग्जीक्यूटिव बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोला हुआ है ना कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल एक्सटेंड टू द मैटर्स, ठीक है, तो वो मैटर्स कहाँ प्रोवाइडेड है। तो ऑब्वियस है, हमको पता है आर्टिकल 246 बताता है कि जो यूनियन लिस्ट है वहीं पे मैटर मिलेगा जिसको पार्लियामेंट बना सकता है। तो कुछ ऐसे एंट्रीज हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताएगा कौन से इंटरनेशनल मैटर है जिसपे पार्लियामेंट बना सकता है। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका एंट्री नंबर 14 जो कि यूनियन लिस्ट में 7 शेड्यूल में प्रोवाइडेड है। Entering into treaties and agreement with foreign countries and implementing of treaties, agreement और and convention with foreign countries। समझ गया, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने का,
ठीक है। और वो लॉ इस पे भी बना सकती है कि जो कौन बेसिकली जो ट्रीटी है या अग्रीमेंट है उसको कौन इंटर करेगा, ठीक है, उसको कौन साइन करेगा, अडॉप्ट करेगा, ठीक है, रेक्टिफाई करेगा। तो ये पावर आपको 14 एंट्री नंबर 14 में मिलती है, ठीक है। वैसे ही और भी कई मैटर्स हैं जो कि आप पढ़ लेगा, मैंने मार्क कर लिया, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। सो अब हमारा जानना जरूरी है कि कोर्ट जो हमारा एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो कैसे इसको इंटरप्रेट करता है। जितने भी अभी प्रोविजंस देखे हमने, तो कोर्ट कैसे इंटरप्रेट करता है। लिटरल मीनिंग तो हम जान गए कि पार्लियामेंट के पास पावर है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव इंटर कर सकते हैं और वो भी लॉ बना सकते हैं इस पे। तो अगर वो बना सकते हैं तो 73 लग जाएगा, तो इनकॉर्पोरेशन लग जाएगा। अगर सिर्फ पार्लियामेंट, अगर जुडिशरी कह देती है अगर नहीं पार्लियामेंट के पास पावर है, तो कौन सा लगेगा, ट्रांसफॉर्मेशन। सो इसी चीज को हम जानेंगे थ्रू लैंडमार्क जजमेंट्स गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। सो जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट केस आता है वो है बेरूबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स 1960। इसको री बेरूबारी केस भी कहा जाता है। तो इस केस का पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो बेरूबारी एक जगह है, एक रीजन है जो कि इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के इंटरनेशनल बाउंड्री के पास पड़ता है। तो इसमें क्या हुआ था, जो आप सभी ने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये जानते हैं, माउंट बैटन प्लान आया था। उसमें इंडिया का पार्टीशन होना था, एक वेस्ट पाकिस्तान बना और एक ईस्ट पाकिस्तान बना। तो जो ये वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान बना था, ये बेसिकली मुस्लिम मेजॉरिटी बेसिस पे बना था। तो जब ये पार्टीशन हुआ था ईस्ट पाकिस्तान में, तो यहाँ पे जो थाने होते थे, जो बाउंड्री पे जो थाने होते थे, उसके बेसिस पे पार्टीशन लाइन, जो हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, जो बांग्लादेश के साथ लगती है, वो बनाई गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, एक गड़बड़ हो गई थी। सो क्या हुआ था कि कुछ रीजन ऐसे थे इंडिया में जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी लोग ज़्यादा थे, ठीक है, और कुछ ईस्ट पाकिस्तान में ऐसा था जहाँ पे इंडियन मेजोरिटी ज़्यादा थे। तो यहाँ पे क्या नीड थी कि एक एक्सचेंज ऑफ इंक्लेव्स हो, ठीक है। तो जो पाकिस्तान था बेसिकली इस बात को जब नोटिस किया, तो ये भी देखा कि माउंटबेटन प्लान में तो ये है भी नहीं, मतलब जो रेड क्लिफ जो बाउंड्री लाइन है उसमें ये बात बताई भी नहीं गई है कि जो बेरूबारी है उसका क्या होगा। सो क्या होता है, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट होता है जो कि बाउंड्री डिस्प्यूट से रिलेटेड होता है। इसको साइन करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं नेहरू नून अग्रीमेंट ऑफ 1958। तो इसमें यही बात को प्रॉमिस किया गया था दोनों साइड से कि हम लोग जो इंक्लेव्स है उसको एक्सचेंज करेंगे। फिर यहीं से सारी दिक्कतें शुरू हो गई। क्या हुआ कि इंडिया के लोगों को ये मंजूर नहीं था कि एक इंडिया की जो ज़मीन है वो आप फॉरेन नेशन को दे दो, और दे भी दो वो भी पाकिस्तान को दे दो। तो ये मुद्दा चला गया प्रेसिडेंट तक। प्रेसिडेंट ने क्या किया, इसको सुप्रीम कोर्ट को रिफ़र कर दिया। अब आप सब बताइए कौन सा आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट रिफ़र कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को, कमेंट करके बताइए। तो रिफ़र कर दिया और ये पूछा कि जो एक्ट है, जो ये अग्रीमेंट हुआ है, ये पॉसिबल है, क्या ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से ये पॉसिबल हो सकता है इम्प्लीमेंट कराना। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो पार्ट 1 है उसमें आर्टिकल्स ये तो प्रोवाइड करता है कि अगर कोई एक स्टेट है उसको उसकी टेरिटरी को काट के आप नई नई स्टेट बना सकते हो, नई राज्य बना सकते हो, ठीक है, या एक स्टेट की टेरिटरी को काट के दूसरे राज्य में मिला सकते हो। लेकिन इंडिया का जो एक टेरिटरी है वो किसी दूसरे स्टेट को, कंट्री को कैसे दे सकते हो, ठीक है। तो ये कहीं नहीं प्रोवाइड था, ठीक है। साथ ही में अगर आप ऐसा करते भी हो पार्ट 1 में, तो आपको कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप कोई जगह टेरिटरी आप काटते हो, छाटते हो, तो क्या होता है, सीट भी जो लोकसभा राज्यसभा की होती है वो सब भी कम ज़्यादा होती हैं, और उसको आपको मेंशन करना पड़ता है शेड्यूल में, ठीक है। सो इस बात को देखते हुए कोर्ट ने ये बोला कि जो ये जो एक्ट है जो प्राइम मिनिस्टर ने किया, एग्जीक्यूटिव ने किया, ये गलत है, ठीक है। और इसका जो सोल अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट है, और बिना पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू, मतलब आपको पहले अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, अमेंड 368 में, और उसके बाद ही पार्लियामेंट एक लॉ लाके ये जो टेरिटरी है वो दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सब फर्स्ट टाइम बेरूबारी केस में कौन सी डॉक्ट्रिन फॉलो हुई, ट्रांसफॉर्मेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो हुई। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रही, ठीक है। तो ये केस कब का है, 1960 का। सो नेक्स्ट केस आता है आपका
मगन भाई ईश्वर भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1969 का केस है। इशू वही सेम था रिगार्डिंग द टेरिटोरियल डिस्प्यूट एडजस्टमेंट सेटलमेंट कह लीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन थोड़ा अलग तरीके से था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये देखा कि जो आर्टिकल 73 है उसमें ये तो बोल रहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड टू द मैटर्स इन विच पार्लियामेंट हैड पावर टू मेक लॉज। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व की कि ये कहीं नहीं बताया गया है कि जो एंट्री है, मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव इंटर कर रहे हैं इंटरनेशनल अग्रीमेंट, उसका क्या होगा वॉर एंड पीस का, मतलब वो गलत है सही है कर सकते हो, ये भी कहीं लिखा नहीं था एक्सप्रेसली। सो ये सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है वो बेसिकली जो इनकर होता है, मतलब जो अराइज होता है, वो एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन जो ये ऑब्लिगेशन ले लिया है, ठीक है, ये ऑब्लिगेशन तो आप ले सकते हो, लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है। तो यही आप बात लिखी हुई है, पावर टू लेजिस्लेट लाइज विद द पार्लियामेंट अंडर एंट्री 10 एंड 14 ऑफ 7 शेड्यूल, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जोड़ दिया यहाँ पे कि जो ये लेजिस्लेशन है ये कब पार्लियामेंट बनाएगी। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, लेजिस्लेशन तभी बनाया जाएगा कि जब ये जो इंटरनेशनल लॉ है या अग्रीमेंट है या डिसीजन है ये ऑपरेट करेगा टू रिस्ट्रिक्ट राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर जो लॉ बना हुआ है पहले से ही इंडिया में एग्जिस्टिंग लॉ है उसी को मॉडिफाई करेगा, उसी केसेस में आपको पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन की नीड होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बात समझिए इसको, ठीक है, कि कौन से सर्कमस्टांस में लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड होगा। तो अगर 1 या 2, मतलब अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है राइट ऑफ सिटीजन या फिर मॉडिफाई भी करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तब पार्लियामेंट की इनैक्टमेंट की जरूरत पड़ेगी इंटरनेशनल लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी फॉल नहीं कर रहा है, ना रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ना मॉडिफाई करने की जरूरत है, तो वहां पे लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कहने का है कि फर्स्ट कंडीशन में डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा, ओके। और सेकंड केस में इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो बेरूबारी का जो केस था वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया था मगन भाई ईश्वर भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो इसी केस के बाद जो 1969 का मगन भाई ईश्वर भाई पटेल का केस था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए में भी एक चेंज आया, एक टिल्ट आया टुवर्ड्स डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसको हम थोड़े केसेस के थ्रू समझते हैं। देखिए ये 1984 का केस है, ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस वीरेंद्र बहादुर पांडे। इसमें कोर्ट ने ये कहा कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो एग्जीक्यूटिव का जो एक्ट था रेक्टिफिकेशन का, वही म्युनिसिपल लॉ मान लिया जाएगा, उसी टाइम इंटरनेशनल लॉ को हम म्युनिसिपल लॉ मान लिया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन पे, कंडीशन ये है कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो बेसिकली अगेंस्ट डोमेस्टिक लॉ नहीं होना चाहिए, इंडिया का कोई लॉ है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट ही हो, ठीक है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट इसको इन्फोर्स नहीं कराएगी, तब आपको पार्लियामेंट का ही सहारा लेना पड़ेगा, जो भी अमेंडमेंट हो या विदाउट अमेंडमेंट हो उसी के थ्रू ही वो इंटरनेशनल लॉ इम्प्लीमेंट हो सकता है और ऑब्लिगेशन जो लिया इंटरनेशनल लॉ को वो इन्फोर्स कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। तो सेकंड केस आता है आपका विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये केस है 1997 का सुप्रीम कोर्ट का। ये केस थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इस केस में बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव ने ना सिग्नेटरी था इस एग्रीमेंट का, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था उसका ना सिग्नेटरी था ना रेक्टिफाइड था, ठीक है, हाँ मेंबर था। तो क्या हुआ, ये केस एक आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें बेसिकली जो राइट क्लेम किया गया था वो इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू क्लेम किया गया था। ये केस फेमस है अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे। सो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू क्लेम किया गया था कि हमको प्रोटेक्शन चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया और माना कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। दो इंडिया ने इसको साइन भी नहीं किया ना रेक्टिफाई किया है, लेकिन सिंस ये इनकंसिस्टेंट नहीं है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट, और ये जो लॉ है जो जिसका क्लेम किया गया इंटरनेशनल बेसिस पे वो बेसिकली हार्मनी फंडामेंटल राइट के साथ रखता है,
ठीक है, एक तरह से आपका जो फंडामेंटल राइट है उसके स्कोप को इनलार्ज कर रहा है, क्योंकि आपको पता है ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, कहीं डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में लिखा है कि उस केस में क्या होगा कि जब वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा, ठीक है, तो कोई भी अगर लॉ आपके कॉन्स्टिट्यूशन को या डोमेस्टिक लेजिस्लेशन को इनलार्ज कर रहा है, उसका एक कहते नहीं क्वालिटी बढ़ाता है, ठीक है, तो अगर ऐसा इनलार्जमेंट मिल रहा है तो क्यों ना उसको अडॉप्ट किया जाए। तो इस सिचुएशंस में वहां पे ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट में इस केस में कि हम डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। सो फाइनली एक टॉपिक रह गया है, पोजीशन रिगार्डिंग कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, हमने अग्रीमेंट देख लिया, इंटरनेशनल डिसीजन भी देख लिए, अब ये बताइए कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के साथ क्या होगा। उस केस में इनकॉर्पोरेशन फॉलो होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉलो होगा या डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो होगा। सो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि इन केसेस ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ वैसे होते क्या, जैसे इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट आप देख सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जहाँ बात होती है, जहाँ पे कुछ प्रिंसिपल की बात होती है कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन होगा, पॉलिटर पे प्रिंसिपल होगा, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल होगा। आई एम श्योर आप सब ने इन सबको आर्टिकल 21 में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। वैसे ही ह्यूमन राइट्स के बारे में बात हो गई, मैरीटाइम इश्यूज के बारे में बात हो गई और इंटरनेशनल ट्रेड इश्यूज के बारे में बात हो गई। ये सभी चीज़ें इन कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ से डील करती है। सो जो पहला केस है वेलो सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट, ये केस बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है, जो हमने इन्वायरमेंट एस्पेक्ट की बात की है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसका एक एस्पेक्ट है, ये केस उसी पे ही है। जो सेकंड केस है मेसर्स एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड वर्सेस मेसर्स सुपर कैसेट इंडस्ट्री लिमिटेड, ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है। सो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही बात हेल्ड किया था कि वन समथिंग इज पार्ट ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ एंड नॉट इनकंसिस्टेंट टू डोमेस्टिक लॉ, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था विशाखा केस में, ठीक है, देन such customary international law are incorporated in municipal law without parliamentary act। incorporated देखो आ गया है और without parliamentary act, तो आप समझ लीजिए डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात हो रही है। सो जो ये नेक्स्ट केस था मेसर्स इंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड वर्सेस मेसर्स सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस केस में क्या था बेसिकली जो इंटरनेशनल कन्वेंशन था और जो इंडिया का जो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन था, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। तो हमने अभी तक ये देखा था कि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बेसिकली पार्लियामेंट एक्ट होगा, हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, लेकिन इसमें ये बोला गया था कि हम स्टिल डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन को ही फॉलो करेंगे। वाई सो, देखिए क्या हुआ कि जब ये कन्वेंशन रेक्टिफाई हुआ था तो कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉशियस तो होगी ना कि एक मेरिट क्या है डीमेरिट क्या है कन्वेंशन का, उसी के अकॉर्डिंगली आपने रेक्टिफाई किया होगा। तो जब आपको इतना पता है, इतना नॉलेज लेके आप बंदे को भेजते हो, रिप्रेजेंटेटिव जो कहलाते हैं इंडिया के, उनको आप रेक्टिफिकेशन के लिए भेजते हैं, तो उनको सारी डीमेरिट और मेरिट पता होती है। तो उस केसेस में हम डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही स्टिल इन्फोर्स करेंगे। साथ ही में इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने रोल ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन म्युनिसिपल लॉ बताया। इसमें से मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ। सो जो फिफ्थ और सिक्स्थ है ये बेसिकली विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान को सूट करता है। प्रोवाइड रिलीफ कंटेंट इन कन्वेंशन, ठीक है, तो आपको पता है विशाखा केस में जो राइट क्लेम किया गया था वो कन्वेंशन के बेसिस, इंटरनेशनल जो कन्वेंशन था उसके बेसिस पे किया गया था। वाई सो, क्योंकि डोमेस्टिक लॉ नहीं था। तो वहाँ यहाँ पे यही बात कर रहा है। सेकेंड है जो फुलफिल गैप्स ऑफ लॉ। सो आपको पता है कि जब डोमेस्टिक लॉ में आपके पास कोई लॉ नहीं है जो आपका सिटीजन क्लेम कर रहा है और वो इंटरनेशनल लॉ में अवेलेबल है, तो वो जो गैप है उसको तो फुलफिल इंटरनेशनल लॉ कर ही रहा है ना। लेते हैं फुलफिल स्पिरिट ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन इंडिया इंटर्ड, ये बेसिकली आर्टिकल 51 की बात कर रहा है जो हमने क्लॉज सी में देखा था। ओके, सो अगर अब इस लेक्चर को कंक्लूड करें तो हम ये जानते हैं कि जनरल इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन जो हमारा अग्रीमेंट के थ्रू हुआ है या इंटरनेशनल डिसीजन है, उसमें हम जो इंडिया है वो बेसिकली एसेंशियली ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्ट्रिन फॉलो करती है। लेकिन इन केस ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ इंडिया फॉलो करेगा इनकॉपरेटिव डॉक्ट्रिन जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी वॉलेट नहीं हो रही है, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप जो भी इस लेक्चर में क्वेश्चन पुटअप किए गए आप उसको कमेंट करके बताएं।
साथ ही में इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।